बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासत इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है और अदालतों में मुकदमात अलहदा से चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में रद्दबदल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी लाहौर से इंतखाबात लड़ने के लिए पर तोल रहे हैं। और इसके अलावा भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कह लें कि न्यू एंट्री जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब की, वो कल उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के ज़रा ज़बरदस्त बातें की अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ ही। तो क्या ये पार्टी अंदर से अंदरूनी खलफशार का भी शिकार है, इसका भी जायज़ा हम लेंगे। और जो 51% नौजवान हैं, क्योंकि तासुर ये है कि नौजवान जो हैं वो पता नहीं क्या आने वाले इंतखाबात के मुतल्लिक समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन पिल डॉट का एक सर्वे आया है जिसमें 51% नौजवानों ने इस अमर का इजहार किया है या उनको लगता है कि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो बड़े आज़ादाना होंगे। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ग्राउंड की रियलिटीज़ क्या हैं और लोग प्रोपोगेट किस तरह से कर रहे हैं हालात को लेके। तो इन सब इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमानों को मदऊ किया है, लाहौर स्टूडियो में माहिद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्तादों के उस्ताद, और उनके साथ फिर उस्तादों के उस्ताद जनाब सईद चौई साहब और जावेद फ़रूकी साहब, और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब। तो अगर आप सब की इजाज़त हो तो जो फासला है उसको ज़रा कम करने की कोशिश की जाए। आमिर इलियास राना साहब, ये जो कागजात नामजदगी हैं इनमें 2 दिन का इजाफा किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतालबे के ऊपर, यानी कि शेड्यूल में वैसे फ़र्क कोई ना आए, पोलिंग जो है वो 8 फरवरी को हो, बाकी जो कागजात नामजदगी हैं उनमें 2 दिन का मज़ीद इजाफा कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद चलें जो उम्मीदवार हैं कुछ उनके लिए तो आसानी होगी, लेकिन कुछ जो है वो मुश्किल पाकिस्तान की इंतज़ामिया जो है उसके लिए होगी? देखें, बात सिंपल सी है कि ये सबके लिए फायदा है कि एक तरफ पीटीआई कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो पीटीआई के लोगों से मिलें और उनसे कहा गया है कि तहरीरी तौर पे शिकायत अपनी सामने लेके आएं कि क्या उनको प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरी तरफ ये जो हुक्मरान इत्तेहाद था, जो अगस्त के एंड पे खत्म हुआ, अगस्त के स्टार्ट में, जी। जिसमें पीपल पीटीआई थी, जिसमें जेयूआई एफ थी, जीडीए थी, इन सब ने ये मुतालबा किया था कि तारीख बढ़ा दी जाए, और साथ हल भी दिया था कि 7 दिन आपने स्क्रूटनी के रखे हैं तो उसमें से कुछ कम करके इधर दे दें। तो वो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया फैसला। लेकिन इसका फायदा यकसा होगा कि अगर पीटीआई को ये शिकायत है कि उनके कैंडिडेट दरखास्तें नहीं जमा करा सक रहे, तो वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ फौरन समात भी की, उनका ये गिला भी दूर कर दिया है, ये कह के कि जी अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक तरफ जहां वो जमानत दे दी पीटीआई के बानी चेयरमैन को, दूसरी तरफ ये भी कर दिया कि फौरन इंस्ट्रक्शन दे दी। और ख्याल ये था कि ये 4 तारीख को 3 रुकनी कमेटी बैठेगी और फिर केस लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने दुष्नाम तराजियां सुप्रीम कोर्ट के लिए सुबह से शुरू की हुई थी और मुसलसल कर रहे थे, हम देखेंगे जब कुछ देर के बाद कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या बात करते हैं। तो उस बेंच ने तो जमानत भी दे दी और उसी बेंच ने फिर बैठ के इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। माहिद अली सैयद साहब, आपको लगता है कि ये मतलब जो 2 दिन का एक नहीं आता। इजाफा हुआ है इलेक्शन शेड्यूल में कागजात नामजदगी जमा कराने से मुतल्लिक, ये बहुत सारी तेज। पार्टियों को उसी तरह यकसा फ़ायदा होगा? बिल्कुल जिस तरह फरमाया भी आमिर साहब ने, जी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो लोग मतलब रह जाते हैं उनको अगर ज़्यादा वक्त मिल जाए तो उनको फ़ायदा हो जाएगा कि वो 2 दिन में मतलब उनके पास टाइम होगा, चॉइस भी होती है कभी क्योंकि कभार। पीटीआई का ही शिकवा आ रहा था कि जी हाँ हमें जी, प्रॉब्लम्स आ ज़्यादातर रही हैं। उनका आ रहा था। हो सकता है उन्हीं को फैसिलिटेट किया हो, या जिस तरह उनकी बात हो रही है, मगर इसका फ़ायदा ही होता है कैंडिडेट्स को। इसका कोई नुकसान सिर्फ ये होगा कि अगर वो पूरा जो स्केड्यूल है उसको वो मतलब स्क्वीज़ करेंगे थोड़ा सा, तो कहीं कैंपेनिंग में, कन्वेंसिंग वगैरह में शायद ले जाएं, उसको डाल दें 2 दिन का फ़र्क, नहीं, वो कहते हैं वो जो पड़ताल होती है, स्क्रूटनी उसके होती है, अंदर कर उसमें देंगे। 7 दिनों में से एनीवेज एडजस्ट कर रहे ये एक अच्छा खुशाइन बात है। उनको अब काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाएगा कि 2 दिन उनके पास होंगे एक्स्ट्रा अपने कागजात वगैरह जो जिन्होंने जमा करवाने हैं, या जो रद्दोबदल भी उन्होंने करना है। क्योंकि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि उनके अंदर भी मसाइल हैं, पार्टी के अंदर भी पार्टी मसाइल में हैं, वो भी हम तो डिस्कस करेंगे, वो बड़े मज़े के हैं। वो भी सॉर्ट आउट कर लेंगे इन 2 दिनों के अंदर जी। कि मियाँ किसने जाना है और किसने नहीं जाना। और जो लोग क्लेम कर रहे हैं
कि जी मैं ही हूँ सब कुछ, तो वो उसको भी देखेंगे, उनको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सारा कुछ हैंडल करने के लिए। सही है, जो माहिद अली सैयद साहब ने बात की, चौधरी साहब, कि पीटीआई अगर इससे फ़ायदा उठा सकती है तो उठा ले। अभी तारीख जो है ना वो करंट पास जिसको कहते हैं, उसमें तो इस तरह का फ़ायदा सहूलतें भी मिली। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, वो टाइम था इनके पास 20 दिन का, लेकिन इन्होंने वो जिस तरह करके करवाए वो उल्टा क्वेश्चनेबल हो गए हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं? मुझे ये लग रहा है वैसे जो इलेक्शन के 2 दिन आ गए, वो इतना क्वेश्चन होता है बीच में 2 दिन का, वो 2 दिन का क्वेश्चन आ गया बीच में। वो ना इलेक्शन की जो पोलिंग डे है वो आगे पीछे होगा, वो उसी तारीख को होगा, कैंपेन के भी पूरे दिन लोगों को मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि पीटीआई वालों को जो दूसरी जमातें ने उन्हें ये इसलिए किया कि जो फार्म जो है इस दफ़ा जो स्क्रूटनी है उसके बारे में ये ख्याल है कि काफ़ी सख्त होनी है। ओके वो जो असासों का ज़ाहिर करना, जी, बच्चों का ज़ाहिर करना, सारी जो भी चीज़ें हैं, इस दफ़ा ख्याल ये है कि शायद स्क्रूटनी जाके जो माजी में होता रहा है कि बाद में जो बंदे हैं वो नाहली की तरफ चले जाते हैं, रिट दरखास्तों में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, पहले ही जो स्क्रूटनी इस दफ़ा ख्याल है कि काफ़ी सख्त स्क्रूटनी होनी है। और दूसरी बात यहाँ जो फ़ायदा उठाने की बात है, ये पीटीआई वाले जो मुझे नज़र आ रहा है ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अब यही देख ले, इन्होंने रोला डाला हुआ है कि जनाब हमारे बंदों को कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं। हाँ ये रोला डाला हुआ ना जी, जो इनके लोग और मुकदमात इंतजामिया में पे इल्जाम है। मतलूब हैं, मुकदमात में मतलूब है, इश्तिहारी हैं। जी, जब बंदा इश्तिहारी हो जाता है तो फिर उसके बहुत सारे हकूक जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कानूनी जो कानूनी जो उसके हकूक होते हैं, राइट होते हैं। अब उसके आज़ादी का राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर एक इश्तिहारी है, अदालत ने इश्तिहारी करा, इश्तिहारी का भी अच्छा खासा प्रोसेस है, 30, 25, 35 दिन लगते हैं इश्तिहारी। पहले अगर रिपोर्ट जाती है जनाब ये गिरफ्तारी नहीं दे रहा, भागा हुआ है, फिर अदालत जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट उसको CRPC के तहत इश्तिहारी करती है, फिर इश्तिहार जब जो इश्तिहारी हो जाता है फिर वो आज़ादी से मूव नहीं कर सकता कानूनन। अगर मेरे पास आता है कोई बंदा आके मेरे साथ बैठता है, चाय मुझे पता है इश्तिहारी है, और मैं उसको 15 मिनट उसको अपने घर में ठहरा के रखता हूँ, तो PPC की 216 के तहत मैं खुद काबिल ताज़ीर हो गया हूँ, मैं पकड़ा गया। यानी आप भी उसके जुर्म में शरीक उसके जुर्म में शरीक हो गया, टिप्पणा दी इसने। अब ये जो लोग हैं ये कैसे, एक जो जेल में बैठा हुआ बंदा है उसके पास इख्तियार है कि वो कागजात नामजदगी जमा करवा दे, लेकिन इश्तिहारी कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएगा तो पुलिस उसकी गात में बैठी होगी। पुलिस तो पहले ही इस बैठी होती, प्लानिंग में होती है कि जनाब कोई जनाजों का, शादियों का उन्होंने प्लान पता किया होता है इश्तिहारियों का कि जनाब ये यहाँ आ सकते हैं, और उनको ये पता है कि इन्होंने वहाँ कागजात नामजदगी जमा करवाने जाना है। फराज चौधरी पकड़े गए आज, ये फवाद चौधरी के कागजात जमा करवाने गए थे, एक मुकदमे में मतलूब थे, पकड़े गए, उनके छोटे भाई हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात देखें ना, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं है, संगीन नौयत के जो मुकदमात हैं इन लोगों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जंग करने के मुकदमात हैं, फौज पर हमला करने के मुकदमात हैं, फौज से लड़ाई करने के मुकदमात हैं, 9 मई वाले जो मुकदमे बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं उसमें। अब जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है, मसलन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी अहलिया ने जमा करवाए हैं कागजात, किसी ने एतराज़ नहीं किया। लाहौर से खवातीन ने कुछ ने करवाए हैं, वो PTI की खवातीन है, किसी ने एतराज़ नहीं किया। किसी ने, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको तो पकड़ना ही पकड़ना उन्होंने। तो ये वावेला बेसिकली जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी इसलिए कि जनाब अगर कोई मूछों वाला इश्तिहारी है, मुच्छल किस्म का, पेंडू देसी, उसके पीछे चढ़ाई कर दें, उसको हम भी कहते हैं इसको पकड़ते क्यों नहीं। अगर क्लीन शेप कोट शोट वाला बंदा हो वो कहते ये पढ़ा लिखा बंदा है जनाब, ये पढ़ा लिखा डाकू है, अच्छा, पढ़ा लिखा इश्तिहारी है, इसके पीछे ऐसे क्यों चढ़ाई की हुई है। अच्छा, ये तो यार यानी हुलियों पे नहीं जाना चाहिए हैं, यानी यहाँ पे मसला हुलिये का है। हुलिया का जनाब, उनका हुलिया को पढ़े लिखे नजर आते हैं, उनकी क्लास को। अच्छा नहीं, वैसे ना जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसको ना आम उर्फ़ आम में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली सियासी मुकदमात होते हैं और ये जनाब ज़्यादती होती है जब आप इनको इस तरह से करते हैं। इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। नहीं, ये 9 मई वाला जो वाक़या है, जिस सियासी, चलो ठीक है सियासी मुकदमात नहीं नहीं, मैं इसको सियासी मुकदमा नहीं होने कहता, वो तो चाहिए, एक नहीं होने बाकायदा। चाहिए। अदालतें हैं ना, अदालतों में जाएं, सही, अदालतों में इनको 2 दिन और मिल गए ना, जमानतें करवाएं। बाकी जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का तरीकाकार है, जो इलेक्शन एक्ट उसमें 60 उसका सेक्शन और सब आर्टिकल 3 उसमें ये दिया हुआ है, सब सेक्शन 3 उसमें ये कहा हुआ कि बंदा खुद जमा करवा सकता है। उसके तजवीज़ के निंदगान या जो तायद के निंदगान है वो उनमें से एक करवा सकता है, और वो किसी को
नुमाइंदा मुकर्रर कर सकता है, उसके लिए अथॉरिटी लेटर देना होता है। ठीक है। और अथॉरिटी लेटर टेस्ट करवाना होता है ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से। बिल्कुल अब सही। ये जो तईद कनिंदगान, तजवीज़ कनिंदगान और ओथ कमिश्नर, ये वो, अगर ओथ कमिश्नर को पता है कि भाई साहब जो मेरे पास टेस्ट करवाने आ गया, बंदा खुद उसको जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये इश्तिहारी है, मैं इसका टेस्ट क्यों करूं, मैं क्यों फंसूं 216 में, सही में। सही। तो उसका तो जेल में बैठा हुआ बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, लड़ना आसान है, कागजात जमा हो सकते हैं, लेकिन इश्तिहारी कानून से भागा हुआ शख्स है, जब तक वो सरेंडर नहीं करे। आप चूंकि पॉलिटिकल अफेयर्स को कवर करते हैं, ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल? देखिए इमरान शफकत साहब, ये जो इलेक्शन है इसमें ऐसी बात है कि कोई भी फ्रीक जो है वो आमतौर पर वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा रहा। ठीक है। और ख़ास तौर पर अगर हम पीटीआई की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मजलूमियत का नैरेटिव है जो आमतौर पर बहुत आसान होता है उसको बयान करना, उसको लेकर जाना। उस पर आपने वाक़यात पेश करने हैं, उसमें आपने कुछ 2-4 मिसालें पेश करनी हैं लोगों की। अब तो सोशल मीडिया है, उसमें आप ये प्रोसिक्यूशन अगर सो कॉल्ड अगर कहीं का है तो वो बड़ा आसान है आपके लिए कि उन चीज़ों को आप बुनियाद बनाएं। तो यहाँ पर भी इलेक्शन में भी उन्हें यही चीज़ सूट करती है। ये असल में ये जो वो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन हो रही है, ये उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ओके। ठीक है, तो वो इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को करेंगे। आप कागजात को नामजदगी में मजलूम भी ये साबित चीज़ करवाना। लेके आएंगे, इंतखाबी निशान के हवाले से भी लेके आएंगे, पार्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी लेके आएंगे। अगरचे उसमें उनकी अपनी गलतियां हैं, मसलन पार्टी इलेक्शन है, अगर सब पता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देख रही हैं और इदारे भी देख रहे हैं, तो आपको कहा गया कि इलेक्शन आप सही करवाएं, तो आपने इलेक्शन एक ऐसा करवा लिया कि उसमें आप अंधों को भी नज़र आता है कि किस तरह से ये इलेक्शन हुआ है। सो ये चीज़ें उनके सामने हैं। अब यहाँ पर अच्छा, उन्हें ये चीज़ें सूट भी करती हैं कि उन्हें और ज़्यादा मटेरियल इस हवाले से मवाद मिलता है कि अपनी मजलूमियत कार्ड हाँ, खेलें कि वो। मजलूमियत कार्ड जो है वो उनका और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाकी नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख में तो ये हमेशा से होता आया है। और इसमें वैसे मुझे समझ नहीं आई कि मुस्लिम लीग नून ने ये क्यों एक्सरसाइज किया, या एमक्यूएम ने पीटीआई को कराची और बचाने के लिए। हैदराबाद में 2 शहरों के अंदर आपने कैंडिडेट देने हैं, आपको कितना होमवर्क करना था जिसके लिए अभी तक आप कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल नहीं कर सके। अच्छा। तो उनकी तरफ से भी एप्लीकेशन आई और मुस्लिम लीग नून की पिछले 1.5-2 माह से एक्सरसाइज चल रही है। तो मेरा ये तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने किया है तो ये उसके अंदर एक होता है आपके पास, ये अवेल कर सकते हैं चांस कि आप कहें कि इसमें एक्सटेंशन की जाए, और वो हो गई है। ये एक वो normal चॉइस आप exercise कह है। रहे हैं ना कि फॉर्म इस दफा बड़ा सोच समझ के भरने पड़ेंगे, जी हाँ। क्योंकि स्क्रूटनी बड़ी टाइट होनी है इस बिल्कुल, दफा। ये तो बिल्कुल ठीक शायद बात है। इसलिए वो टाइम ज्यादा गेन करना चाह रहे हो कि क्योंकि जरा इस सोच वक्त समझ इस के। इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं, और ख़ास तौर पर ये एक पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पीछे उनके पलंदा बड़ा तगड़ा है हर कैंडिडेट के पीछे जी। केसेस का। तो वो देखना पड़ेगा सिक्योरिटी करने वालों को भी कि बाद में, जैसे इन्होंने कहा है कि बाद में वो आपको याद है कि जब बीए की शर्त आई थी तो पूरे 5 साल नाइल ही होती रही। हाँ जी, बाद में तो भाई और यही ज़िमनी चलता इलेक्शन ही हम देखते रहे। रहा। अगले इंतखाबात तक चलता अब रहा इलेक्शन मामला। कमीशन ये देख रहा है कि इस हवाले से ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो ना ज़्यादा करने पड़े और सिक्योरिटी के प्रोसेस को ही ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सही। लिया जाए। आमिर इलियास राना साहब, ये जो जावेद फरूकी साहब ने बात की है मजलूमियत कार्ड, आपको चलता हुआ नजर आता है मजलूमियत कार्ड, या इलेक्शन की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं? 2002 से जो बात की अभी फारूकी साहब ने, 23 में भी यही है, और 2 जनवरी 24 को भी यही केस लग रहा है। और वो ये केस लग रहा है कि जो मीर बादशाह कुछ नाम था जिनका केसरानी साहब या किसका केस लगा है, और जिसमें नवाज शरीफ और ये सब लोग अब आ रहे हैं उसके अंदर जी। कि अपने अपने जिसने जवाब देने हो, तो लिहाजा वो डिग्रियों का केस तो अब तक चल रहा है। और ठीक है, ये सिस्टम बना ही इस तरह है। और जो मजलूमियत है, जाहिर है नवाज शरीफ ने जब मरियम नवाज के साथ आके गिरफ्तारी दी थी तो उनको उसका फायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के, उनको और उनकी पार्टी के लोगों को मजलूमियत का एक भरपूर तासुर उनका सोशल मीडिया बना भी रहा है और मिल भी रहा है। लेकिन असल इशू ये है कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, ये जब भी इनके साथ इस किस्म का काम हुआ, ये सामने खड़े रहे और इन लोगों ने स्टेट पे हमले नहीं किए। ये जो अभी पहले जिक्र हो रहा था 9 मई का, सईद चौधरी साहब शायद जिक्र कर रहे, तो उसको हम भूल नहीं सकते। 9 मई अब ये देखें ना, 9 मई का सबसे पहली बात होती है कि आप सियासी कुव्वतें बैठते हैं, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। अभी आपको पता ही है कि लाहौर से वो आ रहे हैं,
और अलीम खान ने मरियम नवाज वाली सीट पे कहा है कि मुझे सीट एडजस्टमेंट चाहिए। और बड़ी दिलचस्प है, अगला हफ्ता 10 दिन हमारे साथ ये चलेगी जी हाँ। कि कब कहाँ पे, क्योंकि ये जो इस्तेकाम पार्टी वाले आज सादिक के घर जब गए थे तो ये एकदम 20 से 60 सीटों पे चले गए पंजाब असेंबली की, और 20 कौमी असेंबली की सीटें, क्योंकि जितने इनके कोटे में लोग पीटीआई से आ रहे हैं वो अब सबकी सीटें चाह रहे हैं। सही। तो वहां बैठे हुए एक लीगी रहनुमा ने उनसे कहा कि यार सानू दस दो असी किस ते लड़ना, क्योंकि सारा पंजाब तो तुसी लेना चाहते जी हो। हाँ। तो वहां कह के भी लगे, तो वो 2-4 जगहों पे ही एडजस्टमेंट होनी है, बाकी तो ये लड़ेंगे मुकाबले में। पीटीआई बिल्कुल ठीक अब सुप्रीम कोर्ट जैसे गई है ना, यही उनका फोरम है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कानून का नाफिज सामना करने करें। वाले इदारे जहां ज्यादती कर रहे हैं उसको बताएं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी कहाँ है आपकी शिकायतें, हमारे पास तो नहीं आई। तो वो अली बुखारी ने कहा जी, सॉरी शोएब शाहीन ने, कि मैं 4 दरखास्तें जमा करा के आया हूँ। अब आप बताएं, 3 दिन से जो पूरे सोशल मीडिया पे एक गेम चली हुई है, बयानात चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हैं, तहरीरी शिकायत 4 की हुई है कल इलेक्शन 4 कमीशन की। में। तो हमें ये चीजें और कानून नाफिज करने वाले इदारों को और सबको देखनी चाहिए। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राबता हुआ है। इस राबते में दोनों रहनुमाओं ने बलूच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर तशवीश का इजहार किया है। बातचीत करते हुए दोनों रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस दौरान बताया कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को जाती मशलिकों पर रिहा कर रहे हैं। टेलीफोनिक राबता हुआ है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का। इस राबते में दोनों रहनुमाओं ने बलूच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर तशवीश का इजहार किया है। बातचीत करते हुए दोनों रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। गिरफ्तार मुजाहिरीन को जाती मशलिकों पर रिहा किया जा रहा है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से इस गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया है, आम गुफ्तगू हुई है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दरमियान और तशवीश का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक के हवाले से उन्होंने कहा कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को जाती मशलिकों पर रिहा किया जा रहा है। निगरां वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि पुलिस को सख्ती से मुजाहिरीन से पेश नहीं आना चाहिए था। मजीद क्या बातचीत हुई है, तफसील जानेंगे नवीद अजहर से। नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें दोनों रहनुमाओं ने पुलिस के हवाले से कहा कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ जो सख्ती से उनके साथ पेश आया गया, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बताया कि गिरफ्तार जो मुजाहिरीन हैं उनको ज़ाती मचलकों पर रिहा किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस वाक़े के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके ऊपर बात की और तशवीश जाहिर की कि पुलिस की ये जो इस तरह से लोगों के साथ पेश आने का वाक़या है, ये होना ही नहीं चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर तशवीश का इजहार किया है और गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि पुलिस को इतनी सख्ती से मुजाहिरीन से पेश नहीं आना चाहिए था। ये थी PTV ताज़ा तरीन। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानिए और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक। और हम गुफ्तगू कर रहे थे इंतखाबात से मुतल्लिक, और इंतखाबात से मुतल्लिक पाकिस्तान की जो 51% नौजवानों की आबादी है, या 51% नौजवान पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो कहते हैं हम इसमें शमूलियत भी इख्तियार करेंगे और उनके नज़दीक ये इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ादाना होंगे। तो प्रोपेगेंडा तो सर कुछ और चल रहा है। जिस तरह प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि फड़े गए, मारे गए, लुटे गए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, लेकिन अमली तौर पर दरख्वास्तें 4 गई इलेक्शन कमीशन के पास, और उसी तरह यही चल रही हैं बातें कि जी के इलेक्शन जो है वो 1 साइडेड होगा, ये होगा, वो होगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो इतराज़ात जो चेयरमैन PTI हैं साबिक,
उनके बड़े दरीना हैं, क्या कहते हैं आप? पिलडैट का सर्वे जो है वो 51% ऑफ द यूथ अगर कह रहा है तो यूथ की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीटीआई में है, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन हो, बिकॉज पीटीआई चाह रही है कि समहाउ जिस कंडीशन में वो चले गए हैं उससे वो बाहर आए और जो दूध का दूध और पानी का पानी होना अच्छा, है लेकिन सर वो हो जाए। ये तो सेल्फ क्लेमेटरी है ना कि यूथ हमारे साथ है, नहीं बाकी पार्टियों भी तो इसी नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल नहीं तो कहा जो जा सकता। अगर जो पीटीआई का वोटर या सपोर्टर या जो सोशल मीडिया है स्पेशली, वहाँ पर तो ये बावर करवाया जा रहा है कि जी के वन साइडेड इलेक्शन होने हैं, हमें लड़ने नहीं दिया जाएगा, ये हो है वो है। लेकिन ये पिल डॉट अगर इसको हम थोड़ा सा भी नहीं मैं गेज वो करते अगर बात पूरी कर लूँ वो ये है कि ये बात फैक्ट है कि 51% अगर कह रहे हैं से हम कह रहे हैं ना कि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो 63%। हाँ यूथ है, तो उसमें से अगर 51% जिनको इन्होंने एक्सेस किया होगा, जाहिर है वो सारे तो नहीं है, वो तो आपको पता ना सैंपल्स होते हैं जितने उन्होंने लेने होते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो ये मुझे तो बड़ी खुशाइन बात लग रही है। तो चोई साहब आप क्या कहते हैं ये सारी सिचुएशन के ऊपर? माइजली साहब ने फरमाया कि जनाब जो नौजवान हैं ज़्यादातर उनका पीटीआई की तरफ है। अच्छा, ये नौजवानों की बात हम करते हैं, 44% 45% वोटर जो हैं वो हमारे नौजवान हैं, 18 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं जी वो हैं। लेकिन जमातों में नुमाइंदगी उनको उस तरह नहीं मिल रही। हाँ, पिछले दौर में तो जो स्टूडेंट्स थे वो भी उनकी एग्जेक्टिव बॉडी में कमेटी में आ जाते थे, जो इनकी तलबा तंजीमें थी सियासी जमातों की, फिर मज़दूरों के जो हेड होते थे वो भी आ जाते थे, फिर नौजवानों का अलग विंग होता था और फिर उनको टिकट भी मिल जाते थे। अब ये सबसे बड़ी जो जमात कहा जा रहा है पीटीआई, नौजवानों की जमात, 2018 में इनके जो नौजवान थे कैंडिडेट, उनकी तादाद पीपल्स पार्टी से कम थी। पीपल्स पार्टी के 17%, 17.5% से ज़्यादा थे नौजवान, और इनके 17% के करीब थे, और नून लीग के इससे भी कम थे। और सबसे ज़्यादा नौजवान जो थे वो किस जमात के थे? 36% नौजवान थे, वो थी तहरीक लब्बैक। अच्छा, सबसे ज़्यादा नौजवानों को नुमाइंदगी उस जमात ने दी थी। अब नौजवानों की बातें हो रही हैं, उनके हकूक़ की बातें हो रही हैं, मुस्तक़बिल है पाकिस्तान का, लेकिन सियासत में उनको वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। कि अगर नौजवान जो समझते हैं, अगर सर्वे में या असल चीज़ होती है कि नौजवानों को किसकी बात ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती तो है। अट्रैक्ट जो नौजवानों में अभी तक मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि किसी पार्टी ने कोई इस तरह का कोई प्लान दिया हो कि नौजवानों को किस तरह अट्रैक्ट करना है। वो कल बात हो रही थी अफनान साहब से, तो वो कह रहे थे कि जी के जिस तरह नवाज शरीफ ने पिछली दफा एक मरतबा पीली टैक्सी थी ना कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मैं यही कहने लगा था कि रोजगार के पीछे लगा देते हैं रोजगार, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि शायद इस दफा हम सोलर साइड के ऊपर जो है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि बिजली के बिलों से जान छुड़वाएं और सोलर लगवाएं। तो क्या आपको लगता है ये नौजवानों को अट्रैक्ट कर सकेगी? नौकरियां और ये बस दो नौकरियां इसमें वैसे प्रैक्टिकली जो काम किया था नौजवानों के हवाले से, पंजाब में अगर आप बात करें तो वो लैपटॉप स्कीम थी, मतलब उसमें तमाम शहबाज शरीफ साहब की लैपटॉप स्कीम थी जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली वो उससे मुस्तफीद हुए थे। तो ये इस किस्म का जो है वो प्लान को हो सकता है कि कोई पार्टी जो है वो लेके आए। फिर इसके साथ ये है कि जैसे आईटी के साथ सारी यूथ ही वाबस्ता है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा है कि सिर्फ वो मैसेज करने नहीं 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 जो आईटी इंडस्ट्री है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं वही गुजारिश वहां कर रहा पर हूँ, भी उनके पास होना चाहिए नौजवानों को, लेकिन है नहीं। नौजवानों को स्किल्ड करने की जरूरत है, करने की जरूरत है। हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स बहुत है लेकिन ह्यूमन इंडेक्स इतना हाई नहीं है। सर अमेरिका जैसे ममालिक को ये इंडिया भर गया है वो कॉल, तो पता नहीं कौन कौन सी पूरा शहर बन गया। जी वहाँ पर साइबराबाद, हैदराबाद के साथ हमारी किसी साइबराबाद अभी है। तक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अभी तक कोई इमरान साहब मंशूर नहीं है। अच्छा आपके अभी वैसे आया नहीं आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसके बारे में एक ये कहा जाता है कि अगर उसको आप प्रॉपर ट्रैक के ऊपर चढ़ा दें इस शोबे को, तो 5 साल के अंदर वो आपकी तकरीबन को 30-35 अरब डॉलर की सिर्फ वही आपको एक जो है वो एक्सपोर्ट्स दे सकते हैं। ये जो आपने पिलडैट के सर्वे की जो बात की है इमरान साहब, मैं इसको कुछ और तरह से देखता हूँ। वो ये कि देखें बड़ी बातें हो रही हैं कि इलेक्शन फेयर होंगे नहीं होंगे, सियासत के अंदर जो है वो फाउल प्ले की भी बात हो रही है, इंतकाम की भी बात हो रही है, मजलूमियत कार्ड की भी बात हुई है, लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद
जो ये सर्वे मैं इसको जिस नज़र से देखता हूँ वो ये है कि इन तमाम तनाज़ात झगड़ों के बावजूद सोसाइटी पोलिटिसाइज हुई है। यानी एक दौर था जो हम स्टूडेंट थे, ज़्यादा दौर जब था, उसके बाद हमने देखा कि सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हुई थी जी, और 85 के इलेक्शन ने ख़ास तौर पर उसे डीपोलिटिसाइज किया था। फिर उसके बाद मुसलसल आपने देखा कि आपका टर्न आउट इंतखाबात में कितना कम होता था और टर्न आउट को बढ़ाने के लिए उम्मीदवार कितने जतन करते हैं। यानी उस दिन इलेक्शन वाले दिन जो है एक बहुत बड़ा जो बजट का एक हिस्सा होता है वो ट्रांसपोर्ट का होता है कि वोटर को घर से लेके आना है। हाँ, जबरदस्ती लेकिन निकाल ये के ना। पिछले 2 इलेक्शंस जो हुए हैं खास तौर पर 2008 के बाद ये एक चेंज है आपकी सोसाइटी के अंदर कि यहाँ पर जो यूथ है वो इस इंतखाबी अमल के अंदर शरीक हो रही है। सही। तो ये भी मैं ये समझता हूँ कि ये इसे इस हवाले से बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए कि तमाम यूथ जो है वो अगर कहती है कि उसे एतमाद है इंतखाबी अमल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपकी सोसाइटी पोलिटिसाइज हो रही है, जो कि बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। यानी अगर इस सब के बावजूद कि अगर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, आप पीटीआई की तो बात छोड़ें ना कि वो तो कहते ही हैं, लेकिन अगर पीटीआई भी कहती है और दूसरी पार्टीज भी जो साबका पीडीएम थी उसकी रुकन कहती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा तबका जो है वो इस पर एतमाद का इजहार कर रहा है। देखें, यूथ का मसला ये है कि जो अभी आज जो 18 साल का हो रहा है ना, यानी अब तो वोटर नहीं बन रहा, लेकिन जब तक वोटर बन रहा था, जो आखिरी भी वोटर बना है ना, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि वो अपने इस वोट के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाए। जी हाँ, ठीक है। तो इसके पीछे ये एक ख्वाहिश जो है ये जरूर है कि उस इंतखाबी अमल के अंदर शिरकत करने का, शरीक होने का, हिस्सा बनने का एक पीछे जज्बा है, विच इज़ वेरी गुड। बड़ी अच्छी बात है। तो इससे एक बात ये आमिर साहब ये निकलती है या सवाल ये बनता है कि क्या जो अगला इलेक्शन है वो एक खालिस्तन सियासी नज़रियाती होगा, यानी कि लोगों को पकड़ पकड़ के नहीं निकालना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, क्लेम कर रही है कि उसके खंभों को भी वोट पड़ेंगे, ये बात आपको दुरुस्त होती नजर आ रही है? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आप आ जाएं, आप नौजवानों के सर्वे पे आ जाएं, इशू 70% वो 2 दिन का है इलेक्शन का, 8 फरवरी और 7 फरवरी, कि आप अपने वोटर को, चाहे उसने पैदल आना है, चाहे वो अपनी गाड़ी पे आता है, चौक दर चौक उसको कैसे लेके आते हैं पोलिंग स्टेशन पे। पहला मरला हो रहा है ना कि आपके कागजात को 2 दिन और दे दिए कि आप उम्मीदवार तो हो, नौजवानों की पार्टी अपने कैंडिडेट लेके आए, फिर कंपेन करें खुल खिला के। ये जो पहली दफा हुआ है कि ये जो पकड़ा दकड़ा ना, ये हमेशा से होता है, ये नहीं हुआ। 9 मई उसके अंदर फर्क है जिसकी वजह से सख्ती है, लेकिन लोग भागते नहीं है, पार्टियां नहीं छोड़ते। बड़े बड़े लीडर्स जिस तरह घंटों के हिसाब से उनको उनके चेयरमैन को जमानतें मिल रही थी, ये पार्टियां छोड़ रहे थे। ये भी एक फकीदुल मिसाल काम हुआ है, और वरना इस तरह पार्लियामेंटेरियन आईपीपी तख्लीक नहीं हो सकती थी। बिल्कुल प्रेशर होता है एस्टेब्लिशमेंट का, सब चीजों का है। जब आप एस्टेब्लिशमेंट के घर में जाके मारेंगे तो जवाब आपको कोई प्यार मोहब्बत का नहीं देगा, क्योंकि जो आपको लाड प्यार से करते हैं, आप नाराजगी का इजहार करते हैं, खफगी का इजहार करते हैं, कुछ वो करते हैं, तो काम मिल मिला के पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरह चला रही थी। अब हो गई है लड़ाई, अब उसके अंदर अदालतें भी आ गई हैं, पत्थर पे लकीर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन मिलना है। तो बिल्कुल इन नौजवानों को जिनकी उमंगें हैं कि शायद पाकिस्तान ठीक हो जाए, वो आईटी एक्सपोर्ट में हिस्सा लें, लेकिन ये जो नौजवानों का लीडर 2018 में भी था, दूसरी पार्टियों को अपना बताना पड़ेगा। इनको ये जो चूरन बेच लिए, साइफर का बेच लिया, फलाना बेच लिया, अमेरिका में कहानी कर दी, सब कुछ हो गई, मकबूलियत ले ली। असल इशू है कि आप मैदान में डट के इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे। नून लीग अगर अपनी मैनेजमेंट कर रही है कि वो आज तक टिकटों को फाइनल करते हुए रुक रही है, बहुत सारी चीजें हैं ना, 2 जनवरी भी आनी है, नवाज शरीफ के जलसे होने हैं, की पार्टी के लोग कौन से जलसे करेंगे, क्या वो सोशल मीडिया पे ही सब कुछ इन्हिसार करेंगे, ये हमारा भी चेक होगा एक बहुत बड़ा, कि सोशल मीडिया जितना वाइब्रेंट है क्या उतना मैदान में है। आप देखें ना, लाहौर लिबर्टी में जो अब अपीलें हो रही हैं, वहां पे कितने लोग आ रहे हैं, आ जाए ना, तो फिर तो इंतजामिया क्या कर लेगी। सही, ये है ना, यही चीज इलेक्शन में भी 8 फरवरी को निकलने वाले वोटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ कहां खड़ा है। यही पार्टियों की आजमाइश है और हमें और आपको उसी का तज्जिया करना। बिल्कुल ठीक है। एक अगला टॉपिक जो है वो मैं चाह रहा हूं कि आपसे स्टार्ट कर लूं। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, एजाज सईद साहब की ये वाली स्टोरी है। तो आप मुझे बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर का, गुलबर्ग का एरिया, वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो किसी खुशफहमी का शिकार तो नहीं है? ये कासिम गिलानी ने कल मेरा ख्याल है ट्वीट किया था, यूसुफ रजा गिलानी के जो साहबजादे हैं। अच्छा जी। और उसके बाद ये स्टोरी आई।
ठीक कि लाहौर में बड़ा एक सरप्राइज। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लीडर हैं बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, सबका राइट है। जैसे नवाज शरीफ मानसेरा से जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से लड़ते रहे हैं, और हर लीडर का ये राइट है। हाँ, खुशफहमी है, मेहनत है, ये बिलावल भुट्टो के लिए बहुत बड़ा ट्रैप और टेस्ट हो सकता है। अगर वहां से वोट नहीं निकले बिल्कुल ही, क्या कहेंगे आप? ये मुझे नहीं समझ आया कि ग्राउंड पे उन्होंने कोई, वो जाते ना लाहौर के दही एरिया में कहीं जहां इनके पुराने लोग मौजूद थे और कोई रास्ता बनता तो मैं बात समझ सकता था। आप लाहौर के सारे रहने वाले हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा तज्जिया करेंगे। हम तो अभी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, इलेक्शन के कैंडिडेट फाइनल हो जाएं कि कौन सी पार्टी से कौन कहां पे लड़ रहा है, फिर बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल वो जुर्रत तो कर रहे हैं ना कि बिल्कुल वो सही। हाँ, अपने लोगों को टेलीफोन भी कर रहे ये हैं। अप्रिशिएट करने वाली बात है कि वो जुर्रत कर रहे हैं। वो टेलीफोन भी कर रहे हैं कि हर शहर में उनके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा हों, एक पीपल्स पार्टी का तासुर बने। वो पिंडी में भी वो आज उनके मियां खुर्रम रसूल कागजात जब तक आपका प्रोग्राम होगा वो जमा करा देंगे। जी, वो जगह जगह फोन कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट हों। मैं तो इस बात को खुशाइन समझता हूँ। बिल्कुल सही। उनके होगा क्या ये रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन पार्टिसिपेशन तमाम सियासी जमातों की हर जगह पे नुमाइंदगी होनी चाहिए कि भाई आप अपने आप को चांस तो लें ना। जब आप कहते हैं कि मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ और ये 70 साल के बाबे ना बने, बिल्कुल सही है। कैंडिडेट तो इतने ले आए ना कि जितनी आपको कौमी असम्बली की सीटें चाहिए हैं। 169 मैजिक फिगर है, आप इत्तेहादी बनाएंगे, जो भी करेंगे, कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो फिर तो वो बात फुसफुसी सी हो जाएगी ना कि जी आप तो फिर सिर्फ सिंध के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इसको सही, बहुत अच्छा समझता बिल्कुल सही। एक वक्फा लेते हैं और ब्रेक के बाद आके जो गुफ्तगू करेंगे वो जावेद फरूकी साहब से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़े थे और बड़ी मुश्किल से फैसल वाडा साहब जीते थे, या फिर जो भी हुआ था, तो क्या जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो इस तरह का कोई सरप्राइज़ लाहौर से दे सकेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से जो है वो मफकूद हो चुकी है। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके जावेद फरूकी साहब से यही पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। Funds हो transfer अब hassle free, सारी transactions हो easily, सब हो जाए perfect, सब हो जाए perfect। MCB लाइव पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल जो किया था, मैं दोबारा वो जावेद फरूकी साहब से जो है वो उनके सामने रखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कराची से इलेक्शन लड़ा था और अब वो कहते हैं कि हमें तो हरवाया गया था, पता नहीं वो जो भी था, लेकिन बहरहाल वो फैसल वाडा साहब से ज़रा कम मार्जिन से हारे थे। तो क्या बिलावल साहब जो हैं वो लाहौर में, क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब बात करना जो है वो एक मुश्किल काम है, उनका वोटर उस तरह से नहीं है अब, तो इतना बड़ा जो स्टेप ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये दानिशमंदाना फैसला या मजबूरी है? देखिए इमरान साहब, ये एक तजवीज़ जो है ना, पार्लिमानी बोर्ड परसों बैठा था इनका और वो पंजाब की टिकटों का जायज़ा ले रहे थे, तो उसमें ये तजवीज़ पेश की गई बिलावल साहब को कि आप लाहौर से इलेक्शन लड़ें। लाहौर से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो पहले भी इलेक्शन लड़ती रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ से मुंतखब हुए थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो भी मुंतखब हुई थी, मेरे इलाके से लड़ी थी। हाँ, तो इसलिए अब उनका ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जो है अगर लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं तो इससे ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब में भी ओवरऑल तमाम जो उनके कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनको एक इंकरेजमेंट मिलेगी, उन्हें एनर्जी मिलेगी उनके यहाँ से इलेक्शन लड़ने। लेकिन इस पर पार्टी के अंदर अभी जो है ना वो दो राय हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। मसलन मखदूम अहमद महमूद ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने उन्हें ऑफ़र की थी कि आप लियाकतपुर की सीट से, साउथ पंजाब में रहीम यार खान में लियाकतपुर की सीट से लड़ें, आप नेशनल असम्बली का लड़ें, मैं नीचे आपके सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। और ये यानी एक अच्छा था कि वो एक सेफ सीट भी थी इस लिहाज से। लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में कहीं पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो उसका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। यानी 1500 1600 वोट जो हैं पिछले इंतखाबात के में निकले हैं। यहाँ पर ये जो हल्का, अब इस हल्के पे अगर आ जाएं तो ये NA-128 जो कहा जाता है गुलबर्ग का, यहाँ पर पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जीती। यहाँ से शेख रशीद जो बाबा सोशलिज्म जो थे वो भी हारे थे मियाँ उस्मान से,
जमात इस्लामी उमरा के का IGI इलाका के मियां उस्मान थे। हाँ जी, उमरा का इलाका है, इसलिए पॉश एरिया। जी हाँ, पॉश एरिया भी है और फिर यहाँ पर अराई वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, राई तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होते। हाँ, नहीं वो नहीं यहाँ पर यानी बरादरी बेस पे वोट जो है वो कास्ट होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक ओपिनियन ये है कि उन्हें NA 127 से लड़ना चाहिए इलेक्शन। ये 127 का हल्का वो है जो आपको याद है परवेज मलिक साहब की डेथ के बाद खाली हुआ था। यहाँ जरदारी साहब ने यहाँ बैठकर असलम गिल को इलेक्शन लड़वाया था। हाँ जी। और 35,000 के अराउंड उन्होंने वोट बड़े ले वोट लिए निकाले थे उन्होंने। तो ये भी है कि यहाँ से इलेक्शन जो है उन्हें लड़ना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि जब अच्छा, वैसे आसफा को ही लड़वाना चाहिए था। आसफा की भी तजवीज़ थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की स्टेज है जी, इस मौके पर आप अपने पार्टी चेयरमैन को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से इलेक्शन लड़ें। यानी अगर बिलावल ने अगर इलेक्शन लड़ना है तो होना तो ये चाहिए था कि पिछले 2-3 साल से कोई एक प्लानिंग हो रही होती 2-3 हलकों के ऊपर कम से कम। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वहां पर उन हलकों के अंदर आप अपनी पार्टी तंजीमें ही कंप्लीट कर लें, कुछ फोकल पर्सन बना लें, कुछ ऑफिस खोल लें जो एक्टिव रहें 2-3 साल, तो आपके लिए एक ग्राउंड बनी होती है। स्ट्रेटजी पुअर है और इसमें नो डाउट रिस्क है बिलावल के लिए, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे हार से परवाह नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन में अपनी पार्टी को। हाँ, तो ये है, मैं ये समझता हूँ उन्हें 2 कम से कम हल्के इस तरह से लड़ने चाहिए अगर वो अपनी पार्टी के हवाले से कुछ सोचते हैं। तो एक ऐसा हल्का जरूर रखना चाहिए कि जहां से उन्हें पक्का ये यकीन हो कि यहां से मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अगर एक ही सीट से लड़ते हैं और उससे हार जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को वो चीज उस बात का सामना करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये सिंध तक जो है ये महदूद है और पंजाब में इसकी कबूलियत नहीं है। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब से 2 ऐसी जगहों से लड़ना चाहिए जहां से एक से वो जीत जाए, यानी एक को यकीनी एक पक्की सीट जो है वो जरूर रखे साहब। अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। आप क्या कुछ कहने लगे थे लाहौर के उस हल्के के जहाँ पे राई ज्यादा होते ये हैं? देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा जो इनके लीडर हैं उन इलाकों का इंतखाब करते हैं, बड़े लीडर जहाँ से इनको होता है कि हम हारे ना, और वो होते हैं गरीबों का जो इलाका होता है। हाँ, 127 में भी जब ये इन्होंने असलम गिल को खड़ा किया तो जरदारी साहब खुद आ गए थे, उसमें भी कुछ आबादी ऐसी है, ग्रीन टाउन वाली साइड, ठीक है ना, उसमें कुछ आबादी ऐसी है जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो लोअर मिडिल क्लास जो उससे भी नीचे वाले लोग हैं। ये जो पोश इलाका है 128 गुलबर्ग वगैरह, यहाँ वैसे सर्वे का आया है, मेरे पास है पड़ा हुआ, उसमें 46% जो है सबसे ज़्यादा नून लीग के हामी पाए गए हैं। पर इसको छोड़ दें किसके हामी है किसके नहीं, वो इलेक्शन के दिन तो पता नहीं क्या सारे उल्ट पलट जाते हैं। और ये इलेक्शन तो खास तौर पर, ठीक है ना, इसमें अब इसमें ये इन्होंने पोश इलाका जो चुना है, मम्मी डैडी इलाका, और बिलावल साहब ये कह रहे हैं बार बार कि 70 साल बाबे जो हैं ये पीछे हट जाए, ये इंतकामी सियासत कर रहे हैं। ये किसको सुना रहे हैं इंतकामी सियासत कर रहे हैं? इंतकामी ये सुना रहे हैं PTA वालों को। PTA वालों को सबसे ज्यादा खतरा है वो ये है कि अगर नून लीग बरसर इक़्तिदार आ गई तो 9 मई वाला वाकया जो है ऐसे कंटिन्यू करना है, हमारे साथ ये होता रहना है। अगर PTA का बंदा नहीं होता उस इलाके में, फिर उनका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिलावल हो सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल स्ट्रेटजी के तहत ये कुछ ऐसा, और वैसे भी जी आप बात की कंप्लीट कीजिए, मैं फिर बात मेरा ख्याल है कि इसलिए जो स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कैप्चर करना है, क्योंकि मायद साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल है कि उन्हीं का रूठा हुआ वोटर है। जो एंटी नवाज वोटर था वो पीपल्स पार्टी अपनी किसी भी वजह से जो है वो पंजाब से आउट हुई और वो वोटर सारा जो है वो कन्वर्ट हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, उसको वापस लेके आना, ये स्ट्रेटजी। PTI का वोटर जो है ना जी, जो रियल वोटर जिसको हम कह सकते हैं माफ़ कीजिएगा, वो हुकूमत गिरने के बाद आया है। हुकूमत गिरी है, अगर उससे एक दिन पहले इलेक्शन करवा देते तो PTI का सफाया हो जाता, जो कि नज़र भी आया पिछले इलेक्शन में जी। मतलब जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और उनको शायद एक सीट मिली ज़मीनी इंतखाबात में। तो PTI का वोटर तो तैयार हुआ जी 2021 में कह लें स्टार्ट हुआ उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। पहले उनके पास वोटर कुछ थे, कुछ उनकी झोलियां भर दी गई जिस तरह हम बात करते हैं अक्सर, और जिसमें कोई शक भी नहीं है। तो PTI का अब वोटर नहीं है, अब PTI का कल्ट है। मेरा ये ख्याल है कि वो डाई हार्ड PTI चेयरमैन के सपोर्टर हैं, तो उनके लिए एक पार्टी छोड़ के
दूसरी पार्टी की तरफ जाना ज़रा मुश्किल होगा। इतना ज़रूर हो सकता है कि आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए, वैसे तो तड़का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लगाया हुआ इस्लाम का बहुत ज़्यादा, अपनी पार्टी को भी अपनी हुकूमत को भी, मेरा ख्याल है वो सारा सरफेस पे है, अंदर वो लिबरल्स हैं, बिल्कुल लिबरल्स हैं सारे। तो ये एक लिबरल होने का फैक्टर जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अंदर एक कॉमन चीज़ है, और ये एंटी पीएमएलएन जा सकती है, बिकॉज पीएमएलएन इज राइट ऑफ द सेंटर। ये पार्टी जो है, पीटीआई को तो खैर पता नहीं लगता क्योंकि वो इधर उधर करते पीटीआई को भी नहीं पता चला। मगर पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियरली लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। हाँ। तो वो ये ज़रूर होगा कि ये जिस तरह अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि भाई पॉश इलाकों के वोट या इस तरह के वोट अगर वो ना पड़े, नाराज़ हों, तो वो चले जाएं इनके पास, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो बिल्कुल सकती है, है। बिल्कुल। मगर एक चीज़ मुझे बिल्कुल क्लियर है कि अब वो वोटर नहीं रहा, सही। वो अब अजीबो गरीब एक मखलूक तैयार हो गई हाँ, है। लेकिन Dynamics change देखिए ये हुए जो हैं, dynamics change हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है कि वो इंतखाबात के करीब आके भी उन्होंने अपनी को हरकतें, सॉरी टू से, बिल्कुल ठीक वो है। ठीक नहीं की। आमिर इलियास राना साहब, ये नायब सदर हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। अब ऐसा माहौल कि जब वो खुद कहते हैं कि हमें पार्टी जो है वो उसको एक कह लें कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुश्किल वक्त है, हर तरफ से सुनी नहीं जा रही, उस माहौल में वो बैठ के कह रहे हैं कि जी कि ये जो चेयरमैन मुंतखब हुआ है, जैसे भी हुआ है, इसको तो पता ही नहीं किसी चीज़ का, मेरा तजर्बा बहुत ज़्यादा है, मेरे साथ डायरेक्ट हैं, तो ये पार्टी के वर्करों को क्या मैसेज जाएगा? इलेक्शन करीब है, सर के ऊपर है, क्या कहते हैं आप? ये वकला की जो पेशा वराना रकाबत है ना जी, नंबर 1 तो वो है। सही। और वो आप देख लें कि जिस दिन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद करने का अनाउंसमेंट कर रहे थे अली जफर साहब, कुछ 7 मिनट उन्होंने उनके साथ खड़े होकर उनकी बैशिंग की कि हमारे सीनियर लोग मौजूद हैं, वो बड़े अच्छे ओहदों पे मौजूद हैं, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो टाइम बिंग हो जाए। तो चेयरमैन की तो वैल्यू पहले दिन ही जीरो हो गई। थोड़ी बहुत अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं समझ रहा था कि इनको चेयरमैन बना के ये कोई सॉफ्ट मैसेज एस्टैब्लिशमेंट को देंगे और फिर सियासतदानों से बात करेंगे। ये एतजाज हसन साहब के बिल्कुल चैम्बर से बैरिस्टर गौहर साहब हैं, खोसा साहब खुद हैं, हामिद खान साहब हैं, कि आप और हम जितने नाम ले लेंगे, सलमान अकरम राजा अपनी जगह पे अलग से आएंगे कि किस तरह वो लोग, ये तो अगर कुछ निशान के ऊपर प्रॉब्लम आ गया तो ये तो फिर धड़े आएंगे, शेर अफजल मरवत किसी से काबू नहीं होंगे कि इस वक्त इसको कर लें, इसको वक्त कर लें, ये बड़ा मसला चलेगा इनके साथ। और आगे चल के ये लतीफ़ खोसा साहब का तो पहले से ही है कि वो एम्बिशियस तो बड़े हैं बहुत। हो सकता है वो कहें कि कोई फैसला है कि मुझे चेयरमैन बना दें आप। जी जी जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो एक एक जो अगर कोई ऐड करना चाहें इसके ऊपर, नहीं, ये मैं क्या पॉलिटिक्स करें? एक नहीं, मैं 2 बातें करूंगा। करें। मतलब एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त आपकी जो पीटीआई है उसमें आपके के बाद सीनियर चेयरमैन जो हैं जी, शाह महमूद कुरैशी, वो उस दिन बने जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग की। सही। इस पार्टी के सदर परवेज लाई जो अंदर हैं, वो उस दिन सदर बने जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया। और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस दिन बने जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया। और जो इस वक्त जो चेयरमैन हैं वो 1 साल पहले आए हैं। तो पीटीआई तो नई और नया पाकिस्तान बनाना था, नई पीटीआई बन रही है। दूसरी ये बात है कि खोसा साहब जो है ना, इनका जाहिर है कि सियासी पार्टी के अंदर किसी हायरार्की के अंदर रहना वो एक अलग बात है, वकला की सियासत करना एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी इनके जिम्मे जो थी वो वकला की सियासत थी। सही। और वहाँ पर भी जो चौधरी साहब को भी इन्होंने बहुत करीब से भी देखा, आप भी करते रहे कोर्ट रिपोर्टिंग, वहाँ पर भी ये पीएलएफ के इंचार्ज थे, प्रेसिडेंट थे, और उसके भी 2 हिस्से कर दिए। हाँ जी, ठीक है, पीएलएफ के 2 धड़े थे, तो पीएलएफ को भी ये नहीं इस तरह से चला पाए थे। तो पार्टी के अंदर तो इनकी जो सियासत के हवाले से कंट्रीब्यूशन तो इतनी ही थी, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो शान नज़ूल थी वो ये थी कि बीबी के जो केसेस थे 80s के अंदर, बल्कि 90s के अंदर, उसमें के ज़रिए ये पार्टी में एक्टिव हुए थे, फिर गवर्नर बना दिए गए उन्हीं केसेस की वजह से। सो अब पार्टी के अंदर बड़ा ओहदा दे दिया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देखते हैं अब मेरा ख्याल यहाँ से वो मजबूरी है ना, वो शायद दस्तयाबी का मसला है, बड़े लोग छोड़ गए 9 मई वाला, और वकला का ये होता है कि हमें सानू किसी ने कुछ कहना। तो चोई साहब, आप इस मौके पे उन्हें ये बात कर लेनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है। हाँ। इससे तासर मेरा ख्याल है वो जो आमिर इलियास राना साहब ने बात की, बहुत अंदर खाते नहीं, अंदर भी तो यार लड़ाइयाँ, घर के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये बुशरा बीबी के साइड के ऊपर है। ये भी बात सुने ना यार, ये बुशरा बीबी कैंप है, वो दूसरा कैंप है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये इशू है सारा।
सर माहिर साहब, आप लास्ट वर्डिंग कोई अगर बात मैं करना तो चाहें। सिर्फ यही कहूँगा कि जी जो मैं जानता हूँ उनके पॉलिटिक्स को, वो अजीबोगरीब ही रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास बड़े बड़े शाहकार रहे हैं, मतलब ये भी लेकिन हैं। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। जो ऑलरेडी दरारें पड़ी हैं अंदर, जिसका जिक्र अभी चौधरी साहब ने भी किया, जावेद साहब ने भी किया कि ये दरारें तो पड़ी ही हैं, ये उसके ऊपर जलती पे तेल का काम करेंगे। ये देख के सारी कार्रवाई को कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, वो वाला शेर पता नहीं क्यों याद आ रहा था। तो कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर नई खबरों और नए दोस्तों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।